Mr. Rajesh Sanjan, you kindly be seated. Please. दांत तोड़ के पेट में ठुका देंगे, ये सांसद को इस सदन में कहा जाए, ये सांसद के लिए गरिमा की बात। Not any such words uttered would be expunged. सांसद को गुंडा कहना 11 लाख मतदाताओं का अपमान है। 11 लाख You be kindly be seated. अगर किसी ने गुंडा कहा, Mr. Anand Mohan. बिल्कुल कोई गुंडा। Mr. Anand Mohan. Mr. Anand Mohan, please resume your seat. Mr. Anand Mohan, please resume your seat. गुंडा कौन है बिहार में? अकेले बिहार में बताते रहे और दिल्ली में नहीं बताएंगे। इसका क्या नाम है? आनंद मोहन। अध्यक्ष, तो मैं यही कह रहा था कि समय की जो सीमा आपने बांधी है उसका ख्याल करना चाहिए। संसद सदस्यों का इतना ही कहना है कि समय का यदि बंधन रहेगा, हमारे वक्ताओं ने समय का बंधन माना। मेरा यही विनती है कि जो काम आपने वक्ता जो मुहैया किया है लोग उसी के अंतर्गत बात करके ज़्यादा अच्छा होगा। बहस खुल के होनी चाहिए। समता पार्टी श्रीमान बहस के कहने से थोड़ा भ्रम निर्माण हुआ है। मैंने पहले ही सेक्रेटरी जनरल को कहा है कि जॉर्ज जितना समय लेंगे मेरे पार्टी से डिडक्ट किया जाए। मैंने यहाँ आपके लेटर मिलने के पहले ऑनरेबल एम्बेसडर, so the Samta party is allotted 6 minutes. Chief Whip from BJP has already informed me that any time they taken by Sri John would be from his account. So you can they have 1 hour 50 minutes. Sri George Fernandez. Please. Now, please. अध्यक्ष, जिस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सदन के सामने रखा है, मैं उस प्रस्ताव के समर्थन में यहाँ पर खड़ा हूँ। एक प्रार्थना मैं करना चाहूँगा अध्यक्ष जी आपके माध्यम से पूरे सदन से कि ये सदन में बहस होनी है। मुझे अपनी बातें रखनी है, मेरी बातें काटने वाले उनकी अपनी बातों को बाद में रख सकते हैं। और हम इसलिए आपके माध्यम से सदन से प्रार्थना करना चाहते हैं कि आज सुबह से जब से ये बहस शुरू हुई है, सदन में बहस कम हो रही है और हल्ला आपस में ज़्यादा हो रहा है। और मेरी प्रार्थना है फिर एक बार कि सदन के सभी हिस्सों को आप ये बतावें कि सदन बहस के वास्ते है और यहाँ पर बहस चले। प्रधानमंत्री जी ने ये बात ज़रूर कही कि टोकम ठोकी किसी भी बात को लेकर अगर करनी हो वो ज़रूर हो जाए, लेकिन टोकम ठोकी का मतलब हल्ला गुल्ला नहीं है, वो नहीं हो जाए। अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले ये बात कहना चाहता हूँ कि जो परिस्थिति आज इस सदन के सामने और वैसे तो देश के सामने है, ये परिस्थिति किसी राजनीतिक दल ने बनाई हुई नहीं है। जिस दल को राष्ट्रपति ने बुलाया ना उस दल ने बनाई, ना जो दलों ने ये फैसला लिया कि किसी भी कीमत पर उनकी सरकार को हम बने रहने नहीं देंगे, ना उन्होंने बनाई। ये परिस्थिति बनाई है देश के मतदाताओं ने। मतदाताओं ने किसी भी पार्टी को इस सदन में बहुमत नहीं दिया, इसको मैंने यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसलिए इस बहस के दरमियान उसको याद करना ज़रूरी मैं समझता हूँ, क्योंकि बहस उन लोगों को भूल रही है और हम ही लोगों का आपस में जैसे कोई आज यहाँ पर वाद विवाद है और इस देश का भविष्य तय करने के लिए हम ही लोग यहाँ पर हैं,
ऐसी कोई एक बात की बू मुझे यहां पर आ रही है सारी बहस में। अध्यक्ष जी, लोगों के सामने मोटा मोटी 3 खेमे गए थे। एक भारतीय जनता पार्टी, एक राष्ट्रीय मोर्चा वाम मोर्चा जो अभी संयुक्त मोर्चा यूनाइटेड फ्रंट के तौर पर है, और एक कांग्रेस पार्टी। इसमें कांग्रेस पार्टी ने बहुत आग्रह से लोगों से कहा था कि हमें बहुमत मिलेगा। राष्ट्रीय मोर्चा वाम मोर्चा उनसे भी आगे गया था कि कैसे सरकार बनेगी उनकी अपनी, और कितने लोग उन्हें साथ देंगे, कितने विशाल बहुमत से यहां चुनकर आएंगे। शायद 300 का आंकड़ा उनके कई नेताओं ने सार्वजनिक तौर पर रखा था। और फिर भारतीय जनता पार्टी के भी तरफ से कुछ लोग तो ये कहने वाले जरूर रहे कि बहुमत पाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में अभी यहां पर शायद श्री शरद पवार जी ने कहा कि आपने कहा था कि अगर 225 नहीं आएंगे तो हम सरकार बनाने के लिए नहीं जाएंगे। यानी कल्पना थी कि हम वहां तक नहीं पहुंच जाएंगे, हम उसके नीचे रह सकते हैं। और मैं ये जानता हूं कि आमतौर पर यह बात देश में जरूर थी कि 2 दलों के तरफ से या 2 खेमे के तरफ से यह बात कहने में आया कि हम जा रहे हैं सरकार बनाने। लोगों ने कहा कि आप दोनों नहीं बना सकते, आपके दोनों खेमे नहीं बना सकते हैं, और आप मिलके बनाएंगे, वहां पर हम आ जाएंगे, आप दोनों को मिलाएंगे। अभी हम इंतजारी करिए, थोड़ी सी इंतजारी करिए, दोनों को मिलाएंगे हम। तो Please don't interrupt him. Kindly, Mr. George, address here. तो हम जवाब देंगे। For your party, only 6 minutes is allotted, and therefore kindly address to the chair and not to look at हम that आपसे side. कुछ समय और मांगेंगे। Please. क्योंकि ये अंततोगत अध्यक्ष जी, आप यहाँ वो बात को तय करने जा रहे हैं कि ये देश की सरकार कौन सी रहे, कौन कार्यक्रमों पर सरकार बने, कौन लोग सरकार बनावे अगले 5 साल के लिए, ये तय करने जा रहे हैं। यहाँ मिनटों से समय मत गिनिएगा हमारे ऊपर और देश के ऊपर, इतनी मेहरबानी करिए। अब अध्यक्ष जी, राष्ट्रपति ने बुलाया। मेरे पार्टी ने राष्ट्रपति से प्रार्थना की थी कि श्री अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए बुलाई जाए, क्योंकि अभी हमारे मित्र रामविलास पासवान जी ने यहां पर कहा कि समता पार्टी को कुछ आपने बताया था। हम तो राष्ट्रपति से कहने गए थे, हमने प्रस्ताव करके राष्ट्रपति को भेजा था कि जो स्थिति बनी है देश में, उस स्थिति में आपने अटल बिहारी वाजपेयी को सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए। नीति की नहीं, आपने बोलने के प्रभाव में भूल गए तो ये कहा था इन्होंने, लेकिन आपने ये कहा था कि पूछा नहीं, हमसे भी नहीं पूछा। ये कहा था। हमसे पूछने के पहले हमने कहा था कि आप बुलाइए, क्योंकि हमने इस देश में जो स्थिति देखी है, तो उस आधार के ऊपर हमने ये बात की थी अध्यक्ष जी। और मुझे खुशी है कि राष्ट्रपति ने सही काम कर दिया, और हम भी राष्ट्रपति का अभिनंदन करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने जो लोकशाही परंपराएं हमारे देश में पिछले कुछ सालों में, क्योंकि यह स्थिति 1977 के बाद की है हिंदुस्तान में, 1952 से लेकर 1977 25 साल तक हिंदुस्तान में एक पार्टी बहुमत में आती थी। 77 में उसको तोड़ा गया, 77 के बाद 89 में वो स्थिति दोबारा बनी, फिर 1991 में वही स्थिति रही। लेकिन उस समय देश का विपक्ष इस तरह से आपस में बटा हुआ था कि वो एक अल्पमती पार्टी को सरकार बनाने से रोकने में नाकामयाब रहा। वो सरकार कोई कांग्रेस पार्टी के बल पर नहीं बनी थी, वो विपक्ष के मेहरबानी से बनी हुई सरकार थी। लेकिन 1977 से यह स्थिति देश में रही है कि किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलना, या बहुमत मिली हुई पार्टी सरकार में टूट जाना, और ऐसी अवस्था में राष्ट्रपति कोई एक फैसला लेना, ये एक परंपरा देश में बनी है अध्यक्ष जी, और राष्ट्रपति ने उस परंपरा का पालन किया। मुझे आश्चर्य हुआ जब
हमारे माननीय सदस्य शरद पवार जी ने यहां पर कहा कि यह सब गलत हुआ, यानी कलंक बोला है, कलंकित शब्द लगाया। यानी कलंकित तो आपके ऊपर व्यक्तिगत आरोप हो गया, लेकिन बात वहां से आगे गई जब रामविलास पासवान ने भी यह बात यहां पर बार बार कि टोकना शुरू किया कि कैसे आप गए, क्यों आप गए, तो राष्ट्रपति ने बुलाया था इसलिए गए। तो हमला एक तरह से राष्ट्रपति के फैसले पर है, क्योंकि बोलने की हिम्मत नहीं है, बोलना इस सदन में संभव नहीं है, वो बात अलग है, मगर हमला राष्ट्रपति के निर्णय पर है, हमला सीधे राष्ट्रपति के निर्णय पर है, कैसे नहीं कहा जा सकता। और अध्यक्ष मुझे दूसरी बात यह कहनी है, दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि अगर श्री अटल बिहारी वाजपेयी को बुलाना गलत था, उनको अगर नहीं लाना चाहिए था, उन्हें अगर सरकार नहीं बनाना चाहिए था, तो फिर किसको बुलाना चाहिए था, किसको बुलाना चाहिए था, ये बात आनी चाहिए। केवल ये कहकर नहीं चलेगा इस सदन में ये गलत हुआ, आप क्यों गए, तो फिर किसको जाना चाहिए था, आपको किसको जाना चाहिए। आज के दिन 13 पार्टियों का कार्यक्रम नहीं बना करके खुद ही आप लोग कह रहे हो, आज तक आप लोगों का कार्यक्रम नहीं बना, किस आधार पर समर्थन आपको देंगे, ये अभी भी नेता विपक्ष, नेता विरोधी दल, भूतपूर्व प्रधानमंत्री, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष इस क्षण तक नहीं कह पा रहे हैं। और फिर यहाँ एक ही बात कहना कि गलत हुआ, कैसे गए, तो ये कोई बहस का तरीका नहीं है अध्यक्ष जी। अगर आपको इस देश की आज तक की संसदीय प्रणाली में जो परंपराएं हैं वो पसंद नहीं है, तो फिर संविधान में संशोधन करिएगा, वही एक उपाय है। इस प्रकार का बहस में समय बर्बाद करना वो उसके लिए कोई उपाय नहीं है। अब अध्यक्ष एक बात यहाँ पर कही जा रही है और ये कहा जा रहा है, नो प्लीज डोंट अध्यक्ष अभी एक बात, it is not that I will manage here, it is not your job. अब अध्यक्ष ये बात कही जा रही है कि यहाँ किसी भी कीमत पर सरकार नहीं बनने देंगे या सरकार को नहीं चलने देंगे। हम इस अनुभव से आए हैं अध्यक्ष, यहाँ नीतीश कुमार जी भी बैठे हैं, हम दोनों के बारे में बिहार में यह कहा गया था कि किसी भी कीमत पर जॉर्ज फर्नांडिस और नीतीश कुमार बिहार से लोकसभा में नहीं जाएंगे, तो इसलिए हम यह अनुभव करके आए हैं किसी भी कीमत का, और हम पहुंच गए। क्योंकि नेताओं का सोच एक था, बिहार के मतदाताओं का सोच कुछ दूसरा था, और मतदाताओं से नेता कितना दूर गया है तो ये इसी का सबूत है कि हम यहाँ पर खड़े हैं, नीतीश कुमार यहाँ पर खड़े हैं, और किसी भी कीमत वाली बात नहीं चल पाई। Order, please. बड़ों को बाहर से लाया, सदन का काम है। Yes, Mr. George. What is going on? Please. Tell you. Honorable member, he's a new member, honorable member, he should behave well. Please be seated. You please be seated. Mr. Rajesh Ranjan, please be seated. अध्यक्ष हम एक बात इसलिए Mr. Rajesh Ranjan, you kindly be seated. Please. दांत तोड़ के पेट में ठुका देंगे, ये सांसद को इस सदन में कहा जाए,
ये सांसद के लिए गरिमा की बात है। Not any such words uttered would be expunged. सांसद को गुंडा कहना 11 लाख मतदाताओं का अपमान है। 11 लाख You be kindly listen. अगर किसी ने गुंडा कहा और सदन में उनका अपना क्या बताया उनका पेट पे पहुंचा दिया। Mr. Anand Mohan, बिल्कुल कोई गुंडा Mr. Anand Mohan, हिसाब करे। Mr. Anand Mohan, please resume your किसी seat. को कोई गुंडा बना Mr. Anand Mohan, please resume your seat. गुंडा है सब जानता है। गुंडा कौन है बिहार में? बराबर सिखाते रहेंगे। अकेले बिहार में बताते रहे और दिल्ली में नहीं बताएंगे। इसका क्या नाम है? आनंद मोहन। अध्यक्ष, तो मैं यही कह रहा था कि समय की जो सीमा आपने बांधी है उसका ख्याल करना चाहिए। संसद सदस्यों का इतना ही कहना है कि समय का यदि बंधन रहेगा, हमारे वक्ताओं ने समय का बंधन माना। मेरा यही विनती है कि जो काम आपने वक्ता जो मुहैया किया है लोग उसी के अंतर्गत बात करके ज़्यादा अच्छा होगा। बहस खुल के होनी चाहिए। समता पार्टी श्रीमान बहस ये कहने से थोड़ा भ्रम निर्माण हुआ है। मैंने पहले ही सेक्रेटरी जनरल को कहा है कि जॉर्ज जितना समय लेंगे मेरे पार्टी से डिडक्ट किया जाए। मैंने यहाँ आपके लेटर मिलने के पहले Honorable Ambassador, so the Samta party is allotted 6 minutes. Chief Whip from BJP has already informed me that any time they taken by Sri John would be from his account. So you can continue. They have 1 hour 50 minutes. अध्यक्ष, मेरी प्रार्थना आपसे कि जितना समय 1 hour 56 minutes they are from their मेरी account. इतनी प्रार्थना है कि जितना समय ये ठोकम ठोकी में जा रहा है वो मेरे खाते में नहीं लगाएगी। Apart from PM. 50. Apart from PM. अध्यक्ष जी, मेरी फिर एक बार You continue. Kindly continue. आई विल कंटिन्यू सर, मगर मेरी इतनी प्रार्थना आपसे कि जितना समय इस तरह से वाद विवाद में जाता है तो वो समय मेहरबानी करके हमारे बोली में नहीं जोड़ा जाए। ये मेरे पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है जो इंटरप्शन का टाइम होता है वो तो अध्यक्ष, मैं आपसे ये कह रहा मैं आपसे अनुरोध करूंगा जितने वाद विवाद के लिए मौका होता है वो कम करें इस तरफ से हमारे हूँ इस तरफ सदन, से हम तो आप उधर देखने के देखकर बाद हम बोल रहे हैं। जब हाँ। ठोकम टाकी होती है Please. तब हम देखते हैं कि कौन ठोक रहा है। प्लीज कैरी ऑन। तो अध्यक्ष, मैं ये कह रहा था कि जब इस तरह से इस घमंड से लोग बोलते हैं कि कतई नहीं बनने देंगे, किसी कीमत पर नहीं होगा, तो हम लोग नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, तो तब क्या होता है अध्यक्ष जी कि अपमान होता है वो मतदाताओं का। अब माना गया यहाँ पर कि हिसाब आंकड़े वगैरह रखकर कि कौन 20 पर है, कौन 30 पर है, कौन 25 पर है, और इस आधार पर कुछ अभी नया राजनीतिक दर्शन भी बनाया जा रहा है कि अगर हर सूबे में एक एक सांसद आवे तो फिर वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हो जाए, और अगर 4 सूबों से 100 आ जाए तो वो विपक्ष में बैठ जाए। तो नए सिद्धांतों का भी यहाँ पर अभी कुछ निर्माण करने की बात हो रही है। हमको बड़ा अजीब सा लगा जब मैंने ये तर्क यहाँ पर सुना, और ऐसे व्यक्ति से कि जो देश के रक्षा मंत्री रह चुके हैं, जो देश के एक प्रदेश के और बहुत बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री एक ने अनेक बार रह चुके हैं, कि सारा तर्क इस आधार पर। खैर, लेकिन जो मतदाताओं का जो अपमान इन चीजों में होता है उसे लोगों ने समझना चाहिए। और मैं आज एक बात यहां पर पूछना चाहता हूं। ठीक है, आज भारतीय जनता पार्टी या उसके साथ जो भी दल जुड़े हैं, ये सभी लोग मिलकर 190 या कुछ आंकड़ा आपने बता दिया यहां पर है, और इस आधार पर उनको सरकार बनाने के लिए राष्ट्रपति ने बुलाकर बड़ी गलत बात की। अगर ये कहना हो और किसी स्थिति में सरकार न बनाने की बात आती हो, कल अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आ जाए, या आज के दिन अगर भारतीय जनता पार्टी बहुमत में आई होती, तो फिर इस देश का प्रजातंत्र किस दिशा में चलाया जाता, किस दिशा में उसको चलाने के लिए दिया जाता, ये प्रश्न खड़ा होता है अध्यक्ष जी। क्योंकि बहस जिस दिशा में जा रही है उसमें ये खतरे मुझे दिखाई दे रहे हैं।
नहीं, मैं हिटलर की बात बहस अगर करनी हम उसको भी करने तैयार है, लेकिन आज का वक्त उसके लिए हम लोग नहीं खराब करें। हाँ, हम उस बहस के लिए तैयार हैं। हम चाहेंगे कि आपसे विशेषकर इस बारे में बहस हो जाए। तो अध्यक्ष जी, मगर इस बहस में और इस प्रकार के सोच में मुझे वो भी एक बू आ रही है जो आज 5-7 साल के पहले इस देश में जब सरकार एक ही पार्टी के हाथों में रहती थी तब चली आई थी, वो धारा 356। यहां द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम के साथी बैठे हैं, तेलुगु देशम के लोग बैठे हैं और इन्हें अनुभव है कि कितने बार धारा 356 कितने बार इस्तेमाल हुआ, किन किन कारणों को लेकर इस्तेमाल हुआ, क्या वहां के प्रजातंत्र का हालत बना दिया। ये सब अनुभव हम लोग किए हैं और मुझे इसमें ये बू आ जाती है कि जो लोग इस प्रकार की बात को आज कहते हैं, कल शायद कहां अगर मौका मिल जाए तो फिर यही दिशा पकड़कर ये लोग आगे जा सकते हैं। यह सदन तय करेगा अध्यक्ष ये प्रस्ताव का क्या होना है, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि ये जो 13 पार्टी का जो मोर्चा बना है, जिसके नेता हमारे मित्र श्री देवेगौड़ा हैं, इस मोर्चे का कार्यक्रम जब नहीं बना और जब यह बात हमको बताने में आ रही है कि एक मिला जुला कार्यक्रम बनेगा, सभी के मैनिफेस्टो सामने रखे जाएंगे और उसमें जो सभी मैनिफेस्टो में जो भी समान बातें हैं तो वो बातें कार्यक्रम के तौर पर अपनाई जाएंगी। अब अध्यक्ष मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा समान कार्यक्रम या कौन सा समान विचार इन सब लोगों के मैनिफेस्टो में है। हाँ नहीं, आप बाद में क्यों, बाद में क्यों, बाद में अपना सरकार के कार्यक्रम बताइए ना। मेरे पास अध्यक्षी जनता दल का मैनिफेस्टो है, ये सीपीआई का मैनिफेस्टो है और सीपीआई-एम का मैनिफेस्टो है और तेलुगु देशम का मैनिफेस्टो है। 4 मैनिफेस्टो हम पाए हैं। अभी चारों मैनिफेस्टो को देखने के बाद तेलुगु देशम का तेलुगु भाषा में है, उसका अंग्रेजी अनुवाद करवाकर हमने देख लिया। अध्यक्ष जी, समान बात मुझे मोटा मोटी 2 दिखाई दे रही है। एक है भ्रष्टाचार पर हल्ला बोल। जनता दल कहता है द कांग्रेस fossilized by the family rule and profligacy of power has not had either dynamic leadership or sense of direction. दोहरी सदस्यता समाप्त हो गया। In fact, its endless equivocation on such incandescent issues as social justice and secular order, compounded by its elitist craze for economic liberalization, has only led to further erosion of its base. The Congress, which has been declined steadily, भैंसा को बिठला दो। since 1989, इंटरनेशनल समाजवादी आप कहे जाते थे, कैसे भी अब अध्यक्ष आप मुझे बचाइए, अध्यक्ष आप मुझे बचाइए। So you must protect me. I can't possibly speak in this kind of a situation. Oh, you can carry But on. you must protect me, sir. Please carry on, Mr. The Congress is now historically heading towards final disintegration. The splits and revolts which have recently afflicted it in continual installments are unmistakable indications of this process. Even while the Congress has kept contracting rapidly in terms of political and social ground, its governance during the last 5 years has been pockmarked by numerous scams such as the security scandal, fraudulent disinvestment of PSU shares, sugar import muddle, deals in railways, power, oil, mines and telecom sectors. The manner in which the Hawala racket was suppressed and sidetracked by the government for over 4 years is a scandal in itself. It is now known that the stable government which the Congress proudly claims to have given to the country was literally purchased, as is evident
from the bulging bank accounts of some MPs. फिर आगे जाकर रामविलास पासवान जी, आ गए आप भी रामविलास इसमें आपका भी नाम है इसमें आपका नहीं रहा If he yields, अब अध्यक्ष ये है कम्युनिस्ट पार्टी का मैनिफेस्टो. Under the Rao regime, heavy blows were struck at the secular foundations of our republic. A sense of alienation and insecurity overtook the minorities, who do not look upon this government as a protector of their life and property. Corruption has reached new qualitative dimensions under the Rao government, with every passing day exposing a new scam, each bigger and more scandalous than the one earlier. Security scam, sugar scam, disinvestment scam, Baila deal, telecom scam, railway gauge scam, Purulia arms drop scandal, the defense scam, and now the Hawala racket have polluted our democratic system and life. Even the country's security has been at stake in some of these scams. और फिर आगे जी अध्यक्ष जी, the country is no longer safe in Congress hands. Its chances of gaining a majority on its own are non-existent. The Congress is clearly unable and unfit to rule the country any longer. बताइए बाप मगर एक चीज इसमें नहीं लिखी है, एक चीज इसमें ये नहीं लिखी नहीं है, वो ये है, but now it is fit to support the national. It is not fit to rule anymore, but it is certainly fit to support them. Or fit, no, I have no doubt. Yes, I want to make a distinction just now to help you out. हाँ, बीजेपी का दलाली कीजिए. Corruption, order of the day, ये मार्क्सवादी पार्टी का. These 5 years have been totally unprecedented levels of institutionalized corruption. The hallmark of the Narasimha Rao regime has been the exponential growth of both the number of scams and the amount looted through them. No area was left untouched, no stone unturned to loot public assets by the criminal ruling party, politician, businessman, bureaucrat nexus. The Congress party is now a political party with no internal democracy and plagued by internecine quarrels. It has turned itself into an organization whose leadership is abandoning all commitment to national cause. Adhyaksha, sir, I'm not yielding, sir. Sir, I'm not yielding, sir. Motion of confidence on the BJP government. कांग्रेस पार्टी आपने हमेशा के लिए दफन कर दी क्या? या तो राष्ट्रीय मोर्चे में शामिल हो जाओ. अध्यक्ष जी, ये आखिरी मैनिफेस्टो, उसके बाद कुछ और दस्तावेज पढ़ूंगा. ये मैनिफेस्टो है हमारे तेलुगु देशम के पार्टी. The Congress party, which was in power, has not only failed to increase the standard of living of the common man, but also has failed to provide the basic needs of the masses. Corruption has become a way of life for the Congress leaders. People have lost their faith in the Congress. Unending manipulations have become a habit of the ruling party. The Congress has destroyed the country's economy by following improper policies, communal tensions, regional insurgencies, and the atrocities against the lowest of the lower rung of the people, namely the scheduled castes and scheduled tribes. These tensions have been incited by the government and is being used for their benefit. This is the state of our country today. ये तेलुगु देश है. But at the same time, My manifesto, you are most welcome to at read the and same study. time, Telugudesam categorically said that it's only the coalition My government which is manifesto, you are the most welcome to read. coalition government is only the solution. Why should I read more than my manifesto? Just look at it. Look at the manifesto. We categorically said that it is the coalition government which is the role. अध्यक्ष ये You मैनिफेस्टो cannot go. पढ़ने You cannot go to sentences which are convenient to you. Come on, take out the BJP manifesto. Take out the BJP manifesto. Why they I are- can't compel him to Say state what he stated about BJP. अध्यक्ष मैं क्या पढ़ूं या अभी इतने बुजुर्ग और इतने पुराने सदस्य मुझे बता रहे हैं कि मैं क्या पढ़ूं. अब मैं किनको कहूं कि वो क्या बोले, ये कैसे हो सकता है? मुझे जो कहना है वो मैं कह रहा हूं. मेरी बात सुनो. Motion against the opposition. Let him continue. That is what he is doing. आप गाओ मैनिफेस्टो आप भी गाओ. नहीं
अध्यक्ष मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूं कि उन लोगों को परेशानी हो, मैं इनको परेशान करने के लिए नहीं कह रहा। आप कुछ कॉन्फिडेंस के बारे में भी कहिए, उनका नहीं, मैं जानना चाहूंगा कि क्या श्री नरसिंह राव जी ने इसको पढ़ा है। मैं ये जानना चाहूंगा कि ये चार्जशीट अगेंस्ट पीवी नरसिंह राव, सीपीआई का, निवेश का, ये अप्रैल 21 और 22, 21 और 26 यानी आज मुश्किल से 1 महीने का पहले का चुनाव अभियान शुरू होने के बाद चार्जशीट अगेंस्ट द नरसिंह राव गवर्नमेंट। नरसिंह राव मस्ट गो। Not only the Narasimha Rao government is a corrupt one, but its policies have been anti-people in all spheres. और भरपूर इसमें आरोप है जो मैं नहीं पढ़ना चाहता हूँ। अभी समर्थन पीछे ले लेंगे। नरसिंह राव epitome of corruption, epitome of corruption। मैं तो उनसे, वो तो प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री को मिलने, दोहरी सदस्यता का क्या हुआ? क्या आप नहीं गए अटल से मिलने? तो अध्यक्ष परेशानी हो रही है, मैं महसूस कर रहा। और अगर वो ये समझते हैं कि मैं उनको हंसाने के लिए पढ़ने वाला था, हंसाने के लिए नहीं पढ़ रहा हूँ। मैं केवल इसलिए पढ़ रहा हूँ कि कैसे लोग सरकार बनाने का दावा करते हैं। ये सब काहे के लिए था? ये देश के लोगों को ये बताने के लिए कि हम उनसे लड़ रहे हैं। मैं मोशन पर ही बोला जा रहा है, यही है मोशन। और क्या है मोशन? यही मोशन है। क्यों ये सरकार बनी रहनी चाहिए, यही मोशन है। ऐसे लोगों के हाथों में सरकार देना नहीं है, यही मोशन है। सेक्युलरिज्म की बात आती है, सेक्युलरिज्म की बात आती है। एक अंग्रेजी शब्द का इतना गलत इस्तेमाल इस देश में हुआ है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। हम बोलेंगे, हम बताएंगे कौन सेक्युलर है और कौन कम्युनल है, इसका क्या मापदंड है। मैं भारतीय जनता पार्टी की वकालत नहीं कर रहा, मैं किसी संस्था की वकालत नहीं कर रहा, लेकिन हम जानना चाहते हैं सर्टिफिकेट देने वाले कौन होते हैं और किन किन को सर्टिफिकेट दी जा सकती है। यहां दस्तावेज है आप ही का पार्टी का, उसको भी पढ़ लो कि सेक्युलरिज्म का क्या अर्थ होता है। यह मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का दस्तावेज है। सेकुलरिज्म का अर्थ इसमें है, सेकुलरिज्म का अर्थ इसमें है। लिखा है, while the BJP was trying to shed its Janasangh, while the BJP was trying to shed its Janasangh past, the Congress under Indira Gandhi had started flirting with the Hindu vote, which first became evident in the Jammu elections in 1983. She was also accommodating towards the Ekatmata Yajna launched by the Vishwa Hindu Parishad, the organization's first attempt at mass mobilization to promote Hindutva. The tentative moves made by Indira Gandhi became the central motive of Rajiv Gandhi's election campaign, when he won an unprecedented mandate by raising the spectre of national disintegration at the hands of minority secessionism. The focus was on Sikh extremism in Punjab and the assassination of his mother by her Sikh bodyguards, the killing of thousands of Sikhs in Delhi and other North Indian cities in November that year from the grotesque background to the Congress-ized election campaign. और आगे जाकर, in the recent years, as Nehruvian ideals have got jettisoned by the Congress completely, the danger of this has increased. For instance, at every stage of the Ram Janmabhoomi agitation, the government of India compromised and helped it along. It was behind the opening of the locks. It allowed the Shilanyas. It allowed the periodic Kar Seva. It stood aside to allow the demolition and finally allowed the rebuilding of a makeshift temple at the site, thus legitimizing the entire movement, including the demolition.
barring the farcical arrests of a handful of leaders and an equally farcical ban on the VHP, the government failed to take any action against those who demolished the mosque or those who went on a killing spree. मैं इसलिए दस्तावेज को पढ़ रहा हूं कि जब ये हल्ला हो रहा है एक तरफा और जब खुद ही माना जाता है, इन्हीं के तरफ से आरोप हो जाता है कांग्रेस के ऊपर, इनके घोषणा पत्र में आरोप है कि वो कम्युनल है, इनके घोषणा पत्र पर आरोप है उन्होंने सेक्युलरिज्म छोड़ा है, इनका हर दस्तावेज इस प्रकार की बातों को कह रहा है, तो फिर ये कौन सा सेक्युलरिज्म के बहस देश में आज सेक्युलर और कम्युनल करके चलाना चाहते हैं, ये मैं इन लोगों से जानना चाहता हूं। तो इसलिए अध्यक्ष जी, हम अध्यक्ष आपसे आराम कर लीजिए, आपसे ये बात कहना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में 1946 से लेकर आज तक 2 बार गैर कांग्रेसी सरकारें दिल्ली में बनी थी। एक बार मोरारजी भाई के मंत्रिमंडल बना था, तब जनता पार्टी थी, इमरजेंसी से लड़कर सभी लोग एक जगह पर आए थे। और उसके बाद 1989 में अध्यक्ष जी दोबारा एक सरकार बनी जिसके प्रधानमंत्री वीपी सिंह रहे। पहली सरकार में जनसंघ जनता पार्टी के तौर पर मौजूद था, दूसरी सरकार में भारतीय जनता पार्टी ने बाहर से समर्थन किया था और मार्क्सवादी पार्टियों ने बाहर से समर्थन दिया था। ये 2 सरकारें छोड़कर पिछले 50 सालों में कुल 4 साल अगर आप हटा देंगे, 46 साल कांग्रेस पार्टी सरकार में रही। इसको ये इनकार नहीं कर सकते। और अगर 50 साल में 46 साल इनकी सरकार रही और आज अगर हिंदुस्तान के अकलियत के लोग, माइनॉरिटी के लोग असुरक्षता महसूस करते हैं, जिम्मेदारी किसकी है अध्यक्ष जी? अगर अटल बिहारी वाजपेयी का प्रधानमंत्री बनने से अकलियत के मन में बहुत पीड़ा, बहुत डर, क्या होगा उनका भविष्य, ये प्रश्न अगर आज छेड़े जाते हैं तो हम जानना चाहते हैं 50 सालों में से 46 साल किसकी सरकार रही? मैं नालंदा से चुनकर आया हूं अध्यक्ष। मेरे क्षेत्र का बिहार शरीफ नाम का कस्बा है, उस कस्बे में मुसलमान हैं, 50,000 के लगभग उनका मतदान, उनके वोट है वहां पर। उनमें से आगे है अध्यक्ष बुनकर, हाथ खरगे के बुनकर, आगे है बीड़ी मजदूर, पिछले 3-4 सालों से भूखमरी से मर रहे हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं। ना उधर किसी प्रकार का रोजगार देने का इंतजामी है, ना उन्होंने पैदा किए हुए चीजों को बेचने की कोई भी इंतजामी है। और अध्यक्ष जी, उन तमाम लोगों ने मुझे वोट दिया, ये नहीं मुझसे पूछा जो सवाल मुझे यहां पर टोका जा रहा है, मुझे नहीं पूछा। मेरे क्षेत्र के मुसलमानों ने रोजी रोटी के सवालों को हमसे पूछा, उनका रोजगार हम कैसे दिला सकेंगे, ये बात उन लोगों ने मुझे पूछी। वो बीड़ी मजदूरों ने वो बात पूछी, वो दस्तकारों ने वो बात पूछी। और आज हिंदुस्तान में ये बात को कौन नकार सकता है कि हिंदुस्तान के मुसलमान को रोजगार नहीं मिलता है। सरकारी दफ्तरों में, निजी दफ्तरों में उन्हें कोई भर्ती नहीं करता। ये आज की बात नहीं है, ये आजादी के दिन से लेकर आज तक की बात है। देश का मुसलमान जिस हालत में रहता है तो उसको आप भी जानते हैं अध्यक्ष जी, हम सब लोग जानते हैं, सदन जानता है, कौन उसको वहां पहुंचा दिया? कौन ये 40 साल उसका रोजगार का नहीं सोचा? उसको दस्तकारी में ढकेल दिया और आज वो दस्तकारी भी उसकी मिठाई जा रही है आपके नए आर्थिक नीति के चलते। और फिर सेक्युलरिज्म ये नारा देकर वोट पाने तक ये बातों को बना रखकर आप ये समूचा देश का राजनीति को नारोबाजी के ऊपर चलाना चाहोगे?
अध्यक्ष हम इसकी मुखालिफत आज नहीं हमेशा करते रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। और अध्यक्ष जी मुझे आपसे दोहरी सदस्यता समाप्त हो गया। दो मोटी बातें और कहनी है, मुझे दो मोटी बातें अध्यक्ष और कहनी है और हम अपनी बातों को समाप्त करेंगे। पहली बात मुझे आपसे कहनी है अध्यक्ष जी, ये जो हवाला का मामला है, इस हवाला के मामले की यहाँ पर खूब चर्चा हो रही है और मैंने देखा कि सबके घोषणा पत्रों में हवाला के मामले की बड़ी खूब चर्चा है। हवाला कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीजें हैं अपनी जगह पर, लेकिन मुझे लग रहा है कि आजकल जो तथ्य है वो तथ्य भी बहुत ही सिलेक्टिव हो जाते हैं। जो हकीकत है उसको भी बहुत सिलेक्टिव ढंग से देखना होता है। लाल कृष्ण आडवाणी हवाला में फंसे, ये बहुत बड़ा विषय बना है, कई लोगों के दस्तावेजों का, कई लोगों के और कोई चीजों का। कौन इस बात को इनकार कर सकता है कि इस हवाला में सबसे अधिक पैसे पाए हुए अगर एक जमात हो वो जनता दल की जमात है। आप ही का प्रकाशन है, मेरा नहीं है। जनता दल के मंत्री श्री अरुण नेहरू 35 लाख, जनता दल के मंत्री आरिफ मोहम्मद खान 7,49,86,000, जनता दल के मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल 2 करोड़, जनता दल के अध्यक्ष मिस्टर जॉर्ज पॉइंट ऑफ ऑर्डर। People who are not the members of the House. What is it? What is it you are quoting? Sir, I am reading the Hawala case, a Please. CPIM publication. Let me find out. Let me find out what is it. Point of order. Sir, what is, sir, when I am speaking, what is Mr. Batmi, he has raised a point of order. You please be seated. He has raised a point of order. Let me know. He has raised a point of order. Let me deal with it first. Whether he is in your party or not, he has raised a point of order. So I wanted to deal with it. Kindly be seated. Mr. George, what is it you are referring to? Sir, I am reading the Hawala case, punish all the guilty, a CPIM publication. Please, kindly be seated. I am reading a CPIM publication, sir. And this is a printed document in which contains. उस सरकार में ये भी मंत्री थे। जी हाँ, तो फिर नैतिकता के आधार पर आपने ऐसे मंत्रियों के साथ क्यों आप शामिल हुए? और आपको नहीं समझ इतिहास मालूम करके बोलना चाहिए, बिना इतिहास की जानकारी नहीं। He is referring to the book published by CPI. इतिहास के जानकार है। इसकी जानकारी किसी को भी नहीं थी। Are you prepared to authenticate it? Sir, I will authenticate this. He is prepared to authenticate it. Mr. Chairman, I raise a point of order. Mr. Chairman, George Fernandez is a very responsible member with total knowledge of the rules and business procedures of the House. The names what he is mentioning from a literature or leaflet, I am not in favor or against of any of them. I am only reminding you the procedure. Some members are already present in the House who are supposed to be involved as reported to in the newspaper in the Hawala case. And all matters are in the court custody for charge and trial. And it has been reported, that the matters which is in the court custody, yet to find an answer. Whether those members who repeatedly uttered here, who cannot defend themselves, they can only defend themselves in the court of law and not in the parliament. Is it proper on the part of George Fernandez, who is a seasoned parliamentarian, to attribute motives on their name, not against who are being held for trial in the court? मैं अध्यक्ष ने मैंने ये नहीं कहा है कि मैं इन लोगों को अपराधी मान रहा हूँ। मैंने केवल इतना ही कहा कि जब आप बोलते हो, सबका नाम ले लो, कुछ एक का तरफ अपना उंगली मत दिखाओ। मैं इतना ही आपसे कह रहा हूँ और कोई बात नहीं। Since he is authenticating it, he can quote from that. And then next, anybody who is not here and who cannot defend himself,
his name should not be referred, and that should be there. अध्यक्ष महोदय कृपा करके आप ऐसा रूलिंग मत कीजिए। जो यहाँ सदन में नहीं है उनका नाम नहीं लिया जा सकता, उनका हवाला नहीं दिया जा सकता। ये रूलिंग इस सारी कार्रवाई पर दूरगामी परिणाम डालेगा। ये रूल नहीं है। As per our established rules here, whatever is objectionable, that we will object. बात अलग है, मगर बहुत से लोग यहाँ नहीं है, सार्वजनिक जीवन में हैं, वो हमारी नीतियाँ प्रभावित करते हैं, वो देश की नीतियाँ बनाने में हिस्सा लेते हैं, उनका नाम लेने में क्या आपत्ति है? हमने तो रोका नहीं। अध्यक्ष मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं किसी को अपराधी नहीं कह रहा हूँ। Let it be a practice. Any matter which is hanging in the court or should be referred in the house. It is not the matter. Everything. You must accept no. As Prime Minister has stated, any matter which is in the court can be referred in the house. Let that be a procedure which I will mind. Sir, I am not making any allegation. I am not making any anybody. We accept what you are saying. It's a very proper. It has been already declared. He is not passing any judgment. He is not passing any stricture. He is not passing any judgment. Sir, अध्यक्ष मुझे अभी खत्म करना दीजिए, मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा। No, if it is pending before the court, normally the convention is that any names, anything which is pending before the court, that is not referred to. नाम दिया था, उन्होंने सबका जिक्र किया था। एक पॉलिसी लागू होनी चाहिए, या तो उनके नाम भी स्पष्ट होने चाहिए। I think that also we will delay. उनका भी सेंटेंस ड्रा होना चाहिए। According to which, उन्होंने कहा Voting from an authenticated document is permitted under the rules. that is, I have already given a ruling. Yes. Whatever is authenticated, that will. Yes. Others, whatever is pending before the court, that is not referred to. Judicial bill. That should not be. Yes, kindly, Mr. George. अध्यक्ष जी, रामविलास जी ने एक ऐसे मामले की यहाँ पर चर्चा की जिसकी जिक्र शायद प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में की और उन्होंने यहाँ कहा कि जो भी हुआ है बिहार में वो सब बिल्कुल ही दुरुस्त हुआ है, उसमें कोई हरकत करने वाली बात नहीं है। मेरे हाथ में यहाँ पर हाई कोर्ट का जजमेंट है अध्यक्ष जी, और मैं हाई कोर्ट के जजमेंट से दो चार बातें यहाँ पर रखना चाहता हूँ, क्योंकि एक बात ऐसी सदन में आज आई है। Already 56 minutes. He is in a point of order. Please, he is on a point of order. Please hear it. Please. Let me see. You please leave it to judge me and not you. Kindly. अभी आपने रोलिंग दिया, जो बिहार का स्कैम है, फॉर्डर स्कैम है, वो मामला भी अदालत में, यानी अदालत उसको देख रही है और हम जजमेंट पर पासवान नहीं किया गया, ये मामला भी सब जुडिस पास होना चाहिए। तो मैं तैयार हूँ, हम तैयार हैं। यदि मान लो इस डिबेट में बहुत बढ़ा दे आप, तो हम इस बात पर तैयार हैं हर चीज का जवाब देने के लिए। हम आपसे विनती करना चाहते हैं, बिल्कुल अध्यक्ष जी बढ़ा दीजिए, हम तैयार हैं। Yadav ji, whatever is sub judice, which is pending before the court, that will not be part of the... Chairman, sir, you have referred to the question of sub judice. Kaur and Shakdar, and the rules are very clear about the matter of sub judice. In criminal cases, a matter is not sub judice as far as the parliament is concerned until the charges are framed. In civil cases, the matter is not sub judice until the issues are framed. In this, in which my friend George Fernandez or what Sharadji are saying, the question simply because it is in a court of law
The parliament be debarred from discussing it on the grounds it is sub judice. With respect, sir, I submit it is not tenable. Kaul and Shakhtar is very clear on this. Our rules are very clear on this. A matter is not sub judice. Criminal matter is not sub judice unless charges are framed. Civil matter is not sub judice until issues are framed. Therefore, in this blanket manner, for you to say simply because it is in a court of law, therefore there shall be no reference, with due respect, sir. No, he mentioned sub judice. The second thing, sir. The second thing you are saying, simply because it is a legal case, therefore no reference shall be made to it. Please, sir, reflect on it, because what you pronounce from the chair will have very deep ramifications. Page 473. Page 473 of Constitution. Yeah. Regarding this, sir, under Rule 353, I am not wasting the time. Sir, Rule 353 clearly stated that as members are not liable to any proceedings in any court in respect of anything said by them in the House. Allegations should not be made by them against a fellow member, minister or any individual or a public body unless the allegations are supported and fortified by strong and adequate proofs to substantiate them in the event of the member being challenged in the House. Supported. I am raising the point of order to the Speaker, not to you. Please. Please hear it. Please hear it. Let us make a submission. If the matter is related to the court and the member is not present here to defend themselves, that matter cannot be raised here without a strong document, that means the strong evidence. Sir, it is clearly Rule 353 said, page number 93. Sir, I want a point of order, sir. Sir, the rule Mamta Banerjee जो कोट कर रही है 353, वो मेंबर्स के लिए, मेंबर्स ऑफ द हाउस के लिए इररिलेवेंट रूल कोट कर रही हैं. रूल 353 deals with the allegation made against any person of the house, member of the house. Sir, I'm not making any allegation against anybody, sir, neither of the house or outside. I do not support this point, sir. I put the judgment for that as a public document. Rule 353 does not apply to the situation. She's quoting an किसी पर न सदन के भीतर न सदन के बाहर आरोप लगा रहा. Sir, I'm only reading a judgment of the High Court. Which is a public document. Which is a public document. Sir, 353. Please, order. I think, madam, you have made your point. George have made his point. Yes? Three. Any matter of fact on which a judicial decision is pending. No. What the honourable member Mr. Jaswant Singh has mentioned here, I don't think it is applicable here because it is clearly stated any matter pending a judicial decision shall not be referred to here. Whereas, no, Mr. George This matter is not pending before a court of law. Only police is looking after this case. This matter is not pending before a court of law. It is not in the court of law. It is there are also decisions, sir. I don't have the book here. Even Shakhtar and Kaul has already mentioned because this is giving the sanctity of the judiciary. If every member will refer to something pending before the court, and he is also going into the merit of the case. Sir, he is not only referring the case, he is going into the merit of the case. Okay. Sir, I am not making any allegations against any member, against any outsider, or any matter pending before a court of law. I am reading from a judgment of the High Court. Something that has been decided by a High Court. It's okay. I think the matter is very clear. The honourable member is not quoting from a judgment where the case is pending before the court. It is an established, it is a published document. The honourable member is quoting. I think a member has the right to quote. Sir, what is the necessity to quote here? What is the necessity? No. What is his time? उसका टाइम कितना दिया था? अध्यक्ष जी, मैं ये बात को यहाँ नहीं लाता क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इसको उठाया था.
अध्यक्ष जी मैं ये बात But Mr. George, you have far exceeded the time. Sir, most I have hardly spoken. Please verify. Please. I am finishing, sir. Please wind up. I am winding up. Please conclude. I am making only one point. और इसलिए अध्यक्ष जी की ये बात यहाँ पर रामविलास जी ने छेड़ी, पासवान जी ने छेड़ी। मैं वो जजमेंट की कुछ जुमले यहाँ पर पढ़कर सुनाता हूँ। I have said so. Justice S.N. Jha, मैंने कह दिया है ना, मैं खुद कह दिया है ना। Justice S.N. Jha and Justice S.J. मुखोपाध्याय, पटना हाई कोर्ट 11 मार्च 1996 का ये जजमेंट है। मैं इसके कुछ जुमले पढ़कर सुनाकर अध्यक्ष जी एक आखिरी बात कहकर मैं समाप्त करूंगा। What I have not, ये जस्टिस झा ने लिखा जजमेंट है, जस्टिस मुखोपाध्याय का कंकरेंस है। What I have not been able to understand is how excess expenditures and drawals could be possible without the tacit support of the high-ups at the secretariat and government level. It is usual to find the treasury raising objections in passing bills, whether it is salary bill of the staff, the fee bill of lawyers, or contractors bill. How then, without a financial sanction and availability of funds, could money be withdrawn? So how can I say? Point of order है। Mr. George, please confine to the motion. It is not a no confidence motion against the previous government. It is a confidence motion of the present government. Kindly stick to that. Sir, अध्यक्ष जी, मैं रामविलास पासवान raised this question. यहाँ पर रामविलास जी ने उठाई। Please conclude. और ये कहा कि वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है। तो मैं अभी मैं बहुत कुछ पढ़ना चाहता था, लेकिन मैं हाई कोर्ट का फाइनल ऑब्जर्वेशन, the factual position of the case may be summed up as follows. ये सुनना ही नहीं चाहते, सुनना नहीं चाह रहे हैं। Huge sums of money, sir. Huge sums of money, far in excess of the legislative sanction of the services, have been spent in the Animal Husbandry Department over the last so many years. These expenditures systematically effected by making drawals from concerned treasuries were fraudulent in nature. Legislative sanction in the shape of additional or supplementary grants, appropriations has not been accorded to these excess powers till date. The state government was admittedly in the know of excess withdrawals, that no remedial action whatsoever was taken. The government has failed to show its bona fide in not stopping the ongoing withdrawals. The state government gave patronage to the officers of the Animal Husbandry Department. I think it's enough. Enough. सच्चाई सुनो, सच्चाई सुनने में सच्चाई सुनने में सच्चाई सुनिए, सच्चाई
इस बात को आगे नहीं बोलेंगे। Thank you very much. ये दस्तावेज के साथ हम आपको नोटिस देंगे कि रामविलास जी ने सदन को गुमराह किया है। समाप्त करना चाहता हूँ। नेता विरोधी दल और ठीक है, नहीं ठीक है, प्लीज कंक्लूड। Mr. George, please conclude. Please conclude. You have concluded. Thank you. Okay. Point of order. No point of order. Please sit down. Sit down. Point of order. जो उच्च न्यायालय का डिसीजन पढ़ा गया है संध्या उपाध्याय का, उस फैसले के बाद राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इन्होंने चित नहीं किया है। सदन में अरे तू पेश कर देना। अरे तू पेश कर दो। यादव जी सुनो भाई, सुनो बिना रूल का पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं होता। क्या बात कर प्लीज कंक्लूड। Mr. Speaker, this point of order which is being raised is a matter of some importance which will arise probably again and again. Kindly hear us for a few minutes and then make up your mind on this problem. I think it is necessary that you should read with us. Kindly see Rule 353. Yes. I have already given a ruling on that. Mr. Law Minister, I have already given my ruling. Let the honorable member conclude his speech, please. Please conclude. Kindly conclude. मैं कंक्लूड कर रहा हूँ अध्यक्ष। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील में गया था। बड़े-बड़े वकील वहाँ हाजिर हो गए। 11 मार्च का जजमेंट था। हमने सुप्रीम कोर्ट में 19 मार्च को यह मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने पूरे जजमेंट को न केवल अपहोल्ड किया बल्कि नीचे को अध्यक्ष में आखिरी बात अध्यक्ष में समाप्त करता हूं। इसके लिए Please. Sir, I want to conclude. Why don't you allow him to speak? Please sit down. Please sit down. I say sit down. Sit down. Come on, sit down. Sit down. Sit down first. Sit down first. Sit down first. Please sit down. I have already given my ruling. No, I have given my ruling. I have given my ruling. You sit down. Sit down. I am on my legs. Sit down. I am on my legs. Please allow him to conclude. 1 more minute, please, Mr. George. 1.5 minutes. क्योंकि मैं अभी उनका घोषणा पत्र को आपके सामने रखना चाहता हूं, सदन के सामने रखना चाहता हूं। आपके घोषणा पत्र में अब मैं मुंह में वही शब्द आ जाते हैं जो आपके मुंह में आने लगा था। मैं नेता विरोधी दल जी से एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपने अपना घोषणा पत्र के प्रियम्बल में जो बातें लिखी हैं जरा उन पर फिर एक बार गौर करिए। आपने उसमें लिखा है An election presents a choice to the people, the choice to vote a party into government, the choice to vote a candidate to office. What is the choice today? The Congress presents an India with a bright future. The opposition presents an India that will be thrown back to the past.
The Congress presence in India, which is growing, creating wealth, generating jobs and providing more incomes. The opposition presence in India, which will be stagnant, inward-looking, poor and likely to become bankrupt. The Congress presence in India, which rejoices in its unity and celebrates its diversity. The opposition presence in India, that will be inflamed by caste and religious passions. The Congress presence in India, that has earned a new respect among the countries of the world. The opposition presence in India, that will be ignored, ridiculed and forgotten. The Congress presence in India with a stable government and a vibrant economy. The opposition presence in India with a tottering government and a collapsing economy. मेहरबानी करके ऐसे जमात का साथ मत दीजिए जिसके बारे में सनद में था